हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को, जो पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 1 में। आज इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब कि जितने भी टोटल 36 सेट्स पूछे गए थे सीएचएसएल में, उसका हाफ ईडियम्स हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ईडियम्स जो सीजीएल 2020 में वन वर्ड, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक, एंटोनियम, सिनोनियम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन सभी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2021 एंड सीएचएसएल 2021, आई मस्ट रिकमेंड यू मस्ट विजिट ऑल दीज प्लेलिस्ट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। आप खुद को रैकन भी कर सकते हैं कि आपको कितना इसमें से आता था। आप सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला ईडियम है आज का, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का क्या मतलब होता है? देखिए, आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कने का मतलब होता है कि एक तो व्यक्ति पहले से ही उसको चोट लगी है, आप उसमें और ज़्यादा उसको दर्द दे रहे हैं। सो ऐड इंसल्ट टू इंजरी। एक तो वह पहले से ही वो इंजर्ड था, आप ऊपर से उसकी और इंसल्ट कर रहे हैं। सो अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ ऑल इन ऑल क्या करना है, ऑप्शन को रीड करना है, आंसर मार्क करना है। टू मेक समथिंग वर्स, टू वर्क हार्ड, टू वुंड फिजिकली, टू मेक फन ऑफ समवन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू मेक समथिंग वर्स। कोई चीज पहले से बैड था और उसको आप बहुत ज्यादा बुरा बनाए जा रहे हैं, आप उसको और वर्स बनाए जा रहे हैं। सो ये इसका राइट आंसर है। ईडियम्स दोस्तों ऐसे होते हैं कि आप अगर इनको एक बार अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप ऑप्शन देख करके भी आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगला हमारे पास ईडियम पूछा गया था, नो इनसाइड आउट। अब नो इनसाइड आउट का क्या मतलब होना चाहिए, पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए। नो इनसाइड आउट मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ पता होना चाहिए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक, टू नो अ लिटिल अबाउट समथिंग। तो लिटिल तो नहीं होगा, है ना, इतना हमने अंदाजा लगा लिया। टू नो एवरीथिंग बाय रोट मेमोरी, टू नो समथिंग थोरोली। सो अब यहाँ पे देखिए, टू नो एवरीथिंग बाय रोट मेमोरी, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आपके पास अभी दो ऑप्शन बच गया। एक क्या बच गया, टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक, या फिर टू नो समथिंग थोरोली। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है टू ऑलवेज नो अ लॉट। अ लॉट का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और थोरोली का मतलब होता है पूरी तरीके से। देखिए, इनसाइड आउट का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार बोला होगा हिंदी में कि मैं अपने मित्र को बहुत मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, मैं उसके नसों में बहते हर एक खून से वाकिफ हूँ। सो इंग्लिश में बोलते हैं आई नो माई फ्रेंड इनसाइड आउट। सो इनसाइड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी नॉलेज होना किसी चीज की। टू नो समथिंग थोरोली। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना नियर बाई था। सो एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन ना देकर अगली बार कुछ और दे दे। कोर मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। इनसाइड आउट का मतलब होता है पूरी नॉलेज होना, अंदर बाहर हर चीज की नॉलेज होना। सो ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आपको सिर्फ अच्छे से याद रखना है। जैसे अगला है हार्ड नट टू क्रैक। अब हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब होगा? देखिए, नट मतलब क्या होता है, कई बार पीनट मतलब क्या होता है, बादाम, और नट कई बार हम यूज कर लेते हैं ना बादाम वगैरह के लिए। सो उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, हार्ड नट टू क्रैक। सो इसका मतलब ये वाला जो काम है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो देखते हैं, a person who likes to joke around, someone who solves puzzle easily, someone who needs guidance, a difficult person or problem। so ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले हमने किया था हरक्यूलिन टास्क, लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था हरक्यूलिन टास्क। जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि हरक्यूलिन टास्क ईडियम का क्या मतलब होता है। आगे देखिए, टू प्ले विद फायर। इसका आंसर आप लोगों ने हिंदी में बहुत सुना होगा कि आग से खेलना।
सो मैं इसका आंसर तो आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, आप खुद से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे तो। टू पोर ऑयल ऑन ए बर्निंग फायर, फाइट फायर्स लाइक अ फायरमैन, टू होल्ड अ रिवेंज अगेंस्ट समवन, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। आपको इसका आंसर पता है, आंसर कर दीजिए क्या है। टू ऐसे लिख दीजिएगा, टू प्ले विथ फायर और फिर इसका आंसर, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी उसको पढ़ सकें। चलिए आगे चलते हैं। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स एक बहुत अच्छा ईडियम है। आप इसका फटाफट से मतलब मुझे कमेंट करके बताइए और आप पहले इसको पढ़िए और पढ़ने से भी आपको थोड़ा आइडियाज मिल जाएंगे। बी एबल टू डू ए जॉब एफर्टलेसली, कट समथिंग इजीली विदाउट स्पॉइलिंग इट, नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड एफर्ट, टू कट समथिंग इनटू पीसेस। देखिए कट का मतलब तो होता है काटना और कॉर्नर का मतलब होता है कोना। सो टू कट कॉर्नर्स का बेसिकली मतलब होता है, इसको इस तरीके से यूज किया जाता है कि आप कोई काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना पैसा बचाऊं और अपना समय बचाऊं, इसीलिए आप उसको कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो काम आपका खराब हो जाता है, आप उसको अच्छे से नहीं अप्लाई कर पाते। सो अगर कोई चीज़ आपको करनी है, आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे बिकॉज आप पैसा और समय दोनों बचाना चाहते हैं, सो ऐसे काम को कहा जाता है टू कट कॉर्नर्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कुक द बुक्स। अब कुक द बुक्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देखिए क्या है हमारे पास। टू बी ए गुड राइटर, टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टू बी ए गुड एडिटर, टू राइट बुक्स ऑन कुकिंग। सो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कुक द बुक्स लिखा हुआ है। सो किताब को तो बनाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, किताब को कुक नहीं करेंगे। सो एक ऑप्शन आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जो इस तरीके का होगा, जो बिल्कुल जैसा ईडियम दिया होगा डिट्टो उसी को ट्रांसलेट कर दिया होगा। जैसे आप ऑप्शन नंबर 4 देखिए, टू राइट बुक्स ऑन कुकिंग। सो ऐसे आंसर्स फिर नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी हो भी जाते हैं, लेकिन मैं एकदम मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, नहीं होते ज़्यादातर। इससे पता चलता है कि ये आंसर तो होगा नहीं। अब क्या होगा आंसर? टू बी ए गुड एडिटर, फॉल्सिफाई फाइनेंशियल, टू बी ए गुड राइटर। देखिए किताब को पकाने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कोई भी बुक है आप उसको अपने हिसाब से मैन्युपुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैन्युपुलेट कर रहे हैं। मैन्युपुलेट का मतलब होता है कि छेड़खानी करना, कोई डेटा वगैरह चेंज कर दिया आपने, कोई लाइन हटा करके उसकी जगह आपने कुछ और लिख दिया। जैसे 3 इडियट्स मूवी आप सभी ने देखी होगी, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक, मुझे नाम याद नहीं है, वो एक स्पीच पढ़ने वाला होता है, तो वहाँ पे चमत्कार की जगह क्या बलात्कार वर्ड डाल देते हैं, राइट। सो इन दैट मूवी दे जस्ट कुक्ड द बुक, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि उनके साथ छेड़खानी करी। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है? टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल अकाउंट। अच्छा, ये ज़्यादातर फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में ही यूज़ किया जाता है कि आपने कुछ एम्बेजलमेंट गबन करने के लिए कुछ गलत उसमें छेड़खानी करी है रिकॉर्ड्स की। सो इसको याद रखिएगा, कुक द बुक्स का आंसर। अगला देखिए, ए फायर इन समवन्स बैली। ए फायर इन समवन्स बैली का क्या मतलब हो सकता है? किसी के पेट में आग। अब जरा सोचिए, सबसे पहले आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, आंसर काफी आसानी से आपको मिल जाएगा। आप बस ऑप्शन को आराम से पढ़िए। सो क्या लिख रहा है यहाँ पे? वन हु कम्स फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब होता है ऊर्जावान, उत्साहित। वन हु कंटिन्यूज टू वर्क विदाउट वांटिंग अ रिवॉर्ड, वन हु इज रिच एंड पावरफुल। वैसे आपको इसका आंसर मिल गया होगा। हिंदी में भी कहते हैं ना, तेरे पेट में ज़्यादा आग लग रही है क्या। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कई लड़के लड़कियां जो भी अपने किसी भी काम में लगे होते हैं तो ओवर करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो कई बार बोल देते हैं ना, तेरे पेट में ज़्यादा आग लगी है क्या। सो आप वहाँ से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं कि वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। ये इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, पोक वंस नोज। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया है मतलब ये पार्ट 1 में भी पूछा था, यानी एसएससी सीएचएसएल वालों ने ही खुद के एग्जाम में रिपीट कर दिया। वेल डन। लोग दूसरों के एग्जाम से कॉपी करते हैं, इन्होंने खुद के एग्जाम से कॉपी करके डाल दिया। पोक वंस नोज का क्या मतलब होगा? डू अनहाइजेनिक थिंग्स, टीज और इरिटेट, इंटरफेयर और मैडल। मैडल मतलब होता है कि
जैसे बीच में चले जाना, टांग अड़ाना। नॉट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ। सो पोक करने का मतलब आपको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था। जैसे फेसबुक पे भी ये पोक ऑप्शन आता है, पोक करना यानी किसी के प्रोफाइल में जा करके देखना। सो पोक वंस नोज हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना। सो टांग अड़ाना कहाँ मिल गया आपको? ऑप्शन नंबर 3 में, इंटरफेयर करना या मेडल करना। आगे चलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि आपको सभी ईडियम्स की मीनिंग्स याद होनी चाहिए, और जो ऑप्शंस है वो किसी भी प्रकार से दे सकते हैं आपको, थोड़ा बहुत चेंज करके भी। आगे है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ये ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। रियल में हुआ था ऐसा कि हमारे जो मौसा जी हैं वो नदी पार करने वाले थे, और नदी पार करते हैं नाव से, गंगा नदी। सो एक बहुत बुरी दुर्घटना हो गई थी। साथ में मेरे कज़न थे छोटे, तो कज़न बॉल से खेल रहे थे। सो वो बॉल से खेलते खेलते जो नाव थी वो उससे काफ़ी दूर चले गए, और ये लोग नाव में बैठने वाले थे पर बैठ नहीं पाए, बिकॉज इनका जो लड़का है वो दूर चला गया था। ये उसे लेने गए और इतने में ही नाव चल गई, तो इन्होंने भी नाव एक तरीके से नाव वालों को रोका नहीं कि आप जाओ, क्योंकि बच्चा दूर चला गया था, उसे लेने चले गए। अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ी दूर नाव जा करके तो कई बार अब उनका जो लड़का था, उनका दूर जाना उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। मतलब छुपा हुआ वरदान, कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है यार हमारे साथ गलत हो रही है, बट एक्चुअली में वो आपको बेनिफिट कर जाए। सो ए पर्सन हु ब्लेस अदर्स क्वाइटली समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। ये लग रहा है, और पढ़ते हैं एन इवेंट दैट इज अननोन समवन हु कम्स डिस्गाइज्ड। तो सेकंड इसका राइट आंसर है, कुछ अच्छा होना जिसके बारे में पहले हमें अंदाजा नहीं था। आगे चलते हैं। नीडल इन ए हेस्टेक। नीडल इन ए हेस्टेक का क्या मतलब होगा? देखिए, नीडल का मतलब क्या होता है? सुई। हे का मतलब क्या होता है? हे का मतलब होता है घास फूसे का ढेर। हमने पहले भी पढ़ा है ये वर्ड। सो समवन इन ट्रबल, समवन हैविंग वास्ट अपॉर्चुनिटी, समवन वेरी ट्रबल, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। सो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, आप खुद से भी पॉज करके करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, पढ़ के ही पता चल गया था कि ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, रैंक एंड फाइल। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जैसा पढ़ा है वैसा आपको इसका मीनिंग नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। पढ़िए, आंसर करिए इसका कमेंट करके। देखिए, रैंक एंड फाइल, देखिए जो ह्यूमन होते हैं, कोई व्यक्ति होता है, वो दो तरीके का होता है। एक जो ऑफिस जा रहा है उसको अपने रैंक और फाइल की ज़रूरत पड़ती है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ऑलरेडी इतना टैलेंट है, जो किसी को अपने रैंक ना तो बताने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी फाइल को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। सो जो भी व्यक्ति अपने रैंक का हवाला दे, अपने फाइल को बार बार दिखाए, सो वो तो एक कॉमन व्यक्ति हो गया, आम आदमी। अगर थोड़ा स्पेशल होता तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो इस निमोनिक से आप याद रखिएगा कि रैंक एंड फाइल दिखा रहे हैं आप, एक आम इंसान है, कॉमन पर्सन। सो ऑर्डिनरी वर्कर्स इन कंपनी, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, ये तो नहीं होगा। द मैनेजर ऑफ अ पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन अ फर्म नहीं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। अब मैं यहाँ पे, जब मुझे पहले ही आंसर मिल गया था तो मैंने ऑप्शन क्यों पढ़ा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी क्या कर रहा है आजकल, कि ऑप्शन चेंज कर देता है। ऑर्डिनरी आजकल ना हमें राइट आंसर नहीं ढूंढना होता, हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। सो इसीलिए आपको भी एक बार, इवन दो आपको आंसर मिल गया हो, बट फिर भी एक बार ऑप्शन को देख लीजिएगा। आगे देखिए, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड। यहाँ पे ये वाला जो फॉर गुड लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन है, आपको अंडरलाइन पार्ट का ईडियम बताना है। तो यहाँ पे आपको फॉर गुड का मतलब पता होना चाहिए। अब मैं देखता हूं कि आप में से कितनों को ये पता है फॉर गुड की मीनिंग। कमेंट करके दिखाइए मुझे। देखिए, फॉर एवर, फॉर गुड का मतलब क्या होता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन, हमेशा के लिए, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अब मुझे बताइए फॉर कीप का क्या मतलब होता है? इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। अगला देखिए, टू कम राउंड।
अच्छा, इसका ऑप्शन पढ़ के मुझे आंसर करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। पढ़िए, टू मीट समवन बाय चांस, टू बिकम कॉन्शियस अगेन, टू गो राउंड एंड राउंड, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन। करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोगों ने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, ब्रिंग राउंड। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है कम राउंड। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक होता है गो अराउंड। गो अराउंड का मतलब होता है कि कहीं जा करके चारों तरफ चक्कर लगाना। कम अराउंड का मतलब भी यही होता है कि कहीं पे चक्कर लगाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। लेकिन जो ज्यादातर जो यूज किया जाता है ब्रिंग अराउंड एंड कम अराउंड का, हम यहाँ पे गो अराउंड को छोड़ देते हैं, कहीं जाना, घूमना फिरना। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब, अपने इन्फ्लुएंस में लाना, किसी को मनाना। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लाना, अपनी बातों में मनाना। और कम राउंड का मतलब हो जाता है कि अपनी बातों, किसी की बातों में आना। ब्रिंग राउंड का मतलब बातों में लाना, और कम राउंड का मतलब बातों में आना। और कम अराउंड एक होता है कम अराउंड, जैसे गो अराउंड है ना, यहाँ पे कम अराउंड, ये हो जाएगा आपका जैसे घूमना फिरना, चक्कर काटना। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, ब्रिंग राउंड और ब्रिंग अराउंड एग्जाम में, एसएससी में जितनी बार भी ये दोनों पूछे गए हैं, दोनों हमेशा इसी चीज को फॉलो करते हैं कि मानना या किसी को मनाना। ब्रिंग राउंड मतलब मनाना, कम राउंड का मतलब मानना। सो मीट समवन बाय चांस, इसका आंसर हो जाएगा टू बिकम कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है कि किसी चीज में जैसे बोलते हैं ना, होश में आना, या किसी चीज में पूरा का पूरा सचेत हो जाना, कॉन्शियस हो जाना। सो यहाँ पे इसको इस तरीके से इसने ले रखा है, टू कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समवन। इस तरीके से भी आपको ऑप्शंस दे सकता है। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, फिर आपको खुद ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा एग्जाम में। आप ऑप्शन जो याद करके जाएंगे, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको वो मिले। अगला है ब्रिंग दी मिडनाइट ऑयल। ब्रिंग दी मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? देखिए, रातों को हम कब जागते हैं बहुत ज़्यादा, जब हमें मेहनत करनी हो पढ़ाई करने के लिए या अपने करियर के लिए। सो वर्क मैनी नाइट्स एट अ स्ट्रेच नहीं, बर्न थिंग्स यूजिंग ऑयल नहीं, वर्क लेट इनटू द नाइट हो सकता है, क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द नाइट नहीं। सो इसका आंसर क्या है? वर्क लेट इनटू द नाइट। आगे देखिए, ब्रेक द आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पूछा जाता है, ना ही आपके ईडीएम में बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में बहुत पूछा जाएगा ये आपको। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या मतलब होता है? चुप्पी तोड़ना। आप सारे ऑप्शंस को देखिए, मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट समथिंग, अरेंज फॉर स्केटिंग नाउ, मेक थिंग्स अवेलेबल फॉर अ पार्टी, कूल द रूम फॉर एवरीवन। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने क्या बताया? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, लेकिन कई बार इसको यूज कर लेते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। हालांकि मेन इसका जो मीनिंग होता है ना, स्टार्ट कन्वर्सेशन ही होता है। सो चुप्पी तोड़ना ही इसका मीनिंग होता है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपको स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन यही ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन अगर मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट समथिंग दे दे तो आप इसके साथ जाएंगे। आगे देखते हैं, ए लीन पैच। ये वर्ड का मीनिंग आपको पता है या नहीं पता है? मुझे नहीं पता है, परंतु मुझे ये पता है कि आपने इसे बहुत बार सुना जरूर होगा। क्या मतलब होता है ए लीन पैच का? अब क्योंकि आपने सुना है तो एक बार ट्राई करिए पढ़ के, शायद आपको पता चल जाए। ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, क्लोथ दैट इज बिगिनिंग टू टियर, फ्रेंडशिप दैट हैज एंडेड, ए पार्ट ऑफ हेयर दैट इज थिन। सो लीन पैच, देखिए लीन का मतलब तो होता है ना थोड़ा पतला, कमजोर, दुबला पतला टाइप का। आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा कि हर क्रिकेटर का लीन पैच जरूर आता है। जैसे विराट कोहली को 3 साल हो गए, उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। सो बोला जा रहा है कि विराट कोहली का जो लीन पैच है बहुत ज्यादा लंबा चला गया है। सो इसका आंसर अब तो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो पॉज करके ढूंढिए। ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, लीन पैच। आगे चलते हैं, ऑफ एंड ऑन।
ऑफ एंड ऑन, एवरी डे नॉट सून, समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, अगेन एंड अगेन, ओकेजनली। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ओकेजनली। अब तक जितनी बार भी एग्जाम में और कई बार पूछा गया है, हर बार इसका आंसर ओकेजनली ही दिया जाता था। अगर आप किरण पब्लिकेशन की या एमबी पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भी ओकेजन। लेकिन यहां पर दे रखा है समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, सो इन्होंने खेल कर गए, ये खेल लिया इन्होंने ऑप्शन के साथ। तो आपको ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है और आंसर करना है। अब मुझे ओकेजन का जरा स्पेलिंग कमेंट करके बताइए क्या होता है, क्योंकि ओकेजन में ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ये होता है या ये होता है या ये होता है, क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए, हैंग ऑन एवरी वर्ड, हैंग ऑन एवरी वर्ड पढ़िए। स्टैमर, स्टैमर मतलब होता है तुतलाना वाइल स्पीकिंग। लिसन वेरी केयरफुली, स्टॉप आफ्टर हियरिंग वन वर्ड, स्पीक वेरी स्लोली। करिए, इसका क्या आंसर हो सकता है इन योर ओपिनियन? हैंग ऑन का वैसे क्या मतलब होता है? हैंग ऑन का मतलब होता है ना हैंग ऑन, वेट, हैंग ऑन, इंतजार करो। सो स्टैमर वाइल स्पीकिंग, इसका बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो। सो इसका आंसर जो है, राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, लिसन वेरी केयरफुली। स्टॉप आफ्टर हियरिंग वन वर्ड नहीं, लिसन वेरी केयरफुली, हैंग ऑन एवरी वर्ड। आगे चलते हैं, टू फिश इन ट्रबल वाटर। करिए, इसका आंसर बहुत इजी है, कई बार आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। अब ये वाला ईडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के दो ईडियम बनते हैं जहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब आपने पढ़ लिया इसके सारे ऑप्शंस, क्या लिखा हुआ है? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। एक बनता है टू फिश आउट ऑफ वाटर। सिर्फ एक वर्ड का यहाँ पे डिफरेंस होता है, एक है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, एक है टू ए फिश आउट ऑफ वाटर। सो दोनों का मीनिंग क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। टू टेक एडवांटेज, टू कैट फिश इन स्ट्रॉमी नहीं, टू ट्राई टू फाइंड बिग कैच नहीं। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है। मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि नोटबुक पे अपने पेन से लिखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 4। फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। चलिए, लिख लिया आपने? देखिए, अगर मछली पानी के बाहर चली जाए तो डेफिनेटली वो कैसी है? डेंजर सिचुएशन में, क्योंकि मछली पानी के बाहर नहीं जी सकती। सो टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट नहीं होगा, या फिर टू आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वो इन डेंजर सिचुएशन। लेकिन फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि आप उसके डिफिकल्ट सिचुएशन से एडवांटेज लें। सो ये दो चीजें हैं जो एग्जाम में, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया था इन डेंजर, बस यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट लिख दिया था। लेकिन अगर इन डेंजर लिख देता तो आप आंसर क्या करते हैं? इन डेंजर ही करते। सो अगर मछली पानी के बाहर है तो खतरे में है, लेकिन अगर ट्रबल्ड वाटर में है तो उस सिचुएशन में है कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आगे देखिए, एट अ स्टोन्स थ्रू बहुत पूछा जाता है ये। एक बार ये एक बार किसमें पूछा गया था? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एट की जगह प्रीपोजिशन चेंज कर दिया था, विद कर दिया था, इन कर दिया था। सो सिर्फ एक प्रीपोजिशन से भी आपको ईडियम का आंसर पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं। एक बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया था, जैसे कैट, लाइक कैट एंड डॉग, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे दे देगा। सो वहां पे लाइक नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये लाइक अगर दे देगा ना तो कंफ्यूजन होती नहीं है, किसी को इतना पता नहीं होता। बट देखिए कि ईडियम है तो ईडियम जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से लिखे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दिया गया है। सो ईडियम्स को थोड़ा अच्छे से करिएगा। प्रीलियम्स में 2 पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर के। मेंस में शायद 10 पूछे जाते हैं, 10 या 12। सो 14-15 नंबर के आपके सिर्फ ईडियम्स हो गए जो पक्के नंबर होते हैं ये। सो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब केवल उतनी ही दूर जितनी दूर आपका पत्थर जा सके। सो इसका आंसर हो गया एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आगे चलिए,
ए रेड लेटर डे को बोलते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होना। ए डे ऑफ फुल फन एंड वर्स्ट नहीं, डे ऑफ, ओके यहाँ पे अच्छा हाँ हॉरर लिखा है तो हॉरर नहीं होगा। ए मेमोरेबल डे यानी ए यादगार दिन, हालांकि एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है आपको एन ऑनरेबल डे, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो कुछ भी लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा रेड लेटर डे होता है इंपॉर्टेंट डे। अगला है ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है, चलिए पढ़िए। अवेलेबल ओनली इन बल्क, इन ग्रेट डिमांड एज नॉट इजीली अवेलेबल, कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल यूज, नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। सो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी कंफ्यूज तो कर दिया है, क्योंकि वैसे ए डाइम एंड डजन का मतलब होता है वेरी, रैंक एंड फाइल पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले हमने, साधारण, वो ही आंसर होता है ए डाइम ए डजन का। सो कहाँ मिलेगा आपको, अवेलेबल ओनली इन बल्क, ग्रेट डिमांड्स एज नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। सो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू। ए डाइम एंड डजन का मतलब होता है कॉमन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इडियम है हमारा, यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है तो आपको बताना है सिर्फ इसका, कैप्ड अप अपीयरेंसेस, ये पास्ट में है, यहाँ पे कीप अप भी हो सकता है। सो इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। देयर मैनेजर वॉज नॉट वर्किंग बट दे कीप अप अपीयरेंसेस। सो मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है कि अपने आप को पूरा दिखाने की कोशिश करना, दिखावा करना, ढोंग करना। जैसे कई लोग होते हैं जो इतने रिच नहीं होते हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, बट जितने भी होते हैं वो उसको सही से यूज़ करने की बजाय शो ऑफ करने में बहुत लगा देते हैं। सो दे जस्ट ट्राई टू कीप अप अपीयरेंसेस। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, अच्छा सॉरी मैंने मैनेजर पढ़ लिया था, मुझे थोड़ा पढ़ना अच्छे से शुरू करना चाहिए। मैरिज, देयर मैरिज वॉज नॉट वर्किंग, उनकी जो शादी थी वो वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन वो ट्राई कर रहे थे लोगों को दिखाएं कि सब कुछ ठीक है। सो कैप्ट थ्रोइंग पार्टीज, मेंटेन्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलबींग, रिवील्ड द ट्रूथ, मेंटेन्ड पीस एंड हार्मनी। नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलबींग। अब यहाँ पे मेंटेन्ड पीस एंड हार्मनी आपको लग सकता था पढ़ के, बट ये गलत होगा। और अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन 1 में दे देता ना, फिर तो आप पक्का ऑप्शन 4 लगाते। इसका आंसर अच्छे से याद रखिएगा। कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब, कीप अप अपीयरेंसेस मतलब कि लोगों को ये जताना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आगे देखिए, फुल ऑफ बीन्स। देखिए फुल ऑफ बीन्स आपका CHSL में फिर से रिपीट हो गया, यानी एक ही बार साल में दोबारा पूछ लिया। CGL में भी पूछा गया था 2020 वाले में। सो फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है, बीन्स क्या होती हैं, सेम वगैरह होती है ना, सीम वगैरह जो हम खाते हैं, वो पूरा का पूरा ऐसे पैकेट इस तरीके से पाउच टाइप का होता है। हम उसको इस तरीके से खोलते हैं, खोल के बीज को बाहर निकालते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं। सो उसके अंदर क्या होता है, सीक्रेट, मतलब छुपा के रखते हैं ना बीज को। सो आप वहीं से याद रखिएगा, फुल ऑफ बीन्स मतलब सीक्रेट। अब सीक्रेट कहाँ पे है, हैप्पी एंड एनर्जेटिक नहीं होगा, बीइंग फुलिश, सैड, हैव, क्रेजी, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ये मैंने गलती कर दी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। ये बीन्स को लेकर के थोड़ा सा मैं कहीं और चला गया था, तो इसीलिए मैंने इसका सीक्रेट बता दिया। इसका राइट आंसर होगा हैप्पी एंड एनर्जेटिक। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पी एंड एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। सो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, मम्मी कहती थी कि बीन्स खाओ ताकतवर बन जाओ, बीन्स खाओ ताकतवर बन जाओ। सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक फुल ऑफ बीन्स का ईडियम हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा कहीं और चला गया था बीन्स को देख करके, सो इसी वजह से मैंने गलत आंसर कर दिया। इसका आंसर होगा हैप्पी एंड एनर्जेटिक। अगला देखिए, मेथड टू वंस मैडनेस। अगर आपको ऑप्शन पढ़ के आंसर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको इसे याद ही करवा देता हूं। देखिए आप ना इसको पढ़ के देखिए क्या लग रहा है, मेथड, किस चीज का मेथड, मेथड मतलब होता है ना किसी काम को करने का तरीका, किस चीज का काम करने का तरीका, टू वंस मैडनेस। मेथड टू वंस मैडनेस का मतलब क्या होता है, पहले मैं थोड़ा इसको डिफाइन करता हूं। देखिए कई बार ऐसा काम होता है जो आप करेंगे तो वो गलत होता है,
लेकिन आप उसके पीछे कोई रीज़न देने की कोशिश करते हैं और वो रीज़न इतना फुलिश होता है कि मतलब क्या ही बोलें। सो उसको बोलते हैं मेथड टू वंस मैडनेस, खुद के पागलपन को जस्टिफाई करने का तरीका। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का। अभी इमरान खान क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका गद्दार है जो अमेरिका का यार है। हम उनके जो जनरल बाजवा हैं उनके बारे में बोला जा रहा है कि बड़ा बना फिरता है पर अमेरिका से डरता है। सो ये सब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे देश में सारे गद्दार हैं, मैं ही सही हूँ, ताकि उनको वोट मिल सके, वो इलेक्शन जीत करके फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकें। सो मेथड टू वंस मैडनेस मतलब कोई ऐसा एक्ट करना जिसके पीछे आपका अपना रीज़न हो, लेकिन आप रीज़न जो लोगों को बताएं बहुत ही गलत, एक फुलिश आइडिया लोगों को दे दें और लोग उस पर भी भरोसा कर लेते हैं। सेकेंडली, जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर रखा है, इवन दो इंडियंस आर विद रशियंस, बट स्टिल वो जो बहुत ज़्यादा गलत कर भी रहे हैं एक्ट, सो उनको वो जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोल करके हम तो नाजी के खिलाफ हैं। सो उनका जो एक्ट है वो फुल ऑफ मैडनेस है, बट उस मेथड को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो गया कि इन्होंने ऑप्शन को नहीं दे रखा, इन्होंने ऑप्शन बड़े अजीब दे रखे हैं। नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड कन्वेक्शन ये नहीं होगा, कन्वेंशन ये नहीं होगा, ऑलवेज बिहेविंग लाइक अ मैड पर्सन नहीं होना चाहिए, बीइंग वेरी नीट तो बिल्कुल नहीं होगा, समथिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग स्ट्रक्चर। सो इसका जो मैंने मीनिंग बताया वो इसका मीनिंग होता है मैड टू वंस मैडनेस का, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। बट अगर कोई नियरेस्ट है, सो ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है मुझे, समथिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। कोई चीज़ डिसऑर्डरली मैनर में हो लेकिन अभी भी इसको एक रूप दिया जा रहा है। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, इवन दो जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। सो एग्जाम में आपको हो सकता है कि अगर आगे ये सेम क्वेश्चन दे दे, सो आपको ये ऑप्शन ना दे, वहाँ ऑप्शन कुछ और दे दे। सो मेरे निमोनिक्स को याद करना है और फिर आपको आंसर ढूंढना है। तो आप लोग मुझे ज़रा बताइए कि मेरे निमोनिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या मेरे निमोनिक्स से आपको याद हो रहा है? और अगर हाँ तो कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, गेट आउट ऑफ हैंड इसका मतलब क्या होता है, बहुत आसानी से आप लोग बता देंगे, हाथ से निकल जाना मामला यानी आउट ऑफ कंट्रोल। टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल यानी आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, टू क्रॉस वंस माइंड, किसी के दिमाग में कोई चीज अचानक आ जाती है ना, कहते हैं इट स्ट्राइक्ड माई माइंड, इट जस्ट क्रॉस्ड माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में कुछ विचार आना। सो क्या होगा, पुट ए थॉट अवे फ्रॉम वन माइंड टू थिंक ऑफ समथिंग, मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, टू फॉरगेट समथिंग। सो फॉरगेट वाला कैंसिल कर देंगे, मैंने जो मीनिंग बताया उसके हिसाब से। टू पुट ए थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड, सो ये भी नहीं होना चाहिए। अब टू मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, वन आइडिया अब यहाँ पे थोड़ा शेकी है, दोनों में से कोई सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा डीप बोलूँ तो इसका आंसर टू थिंक ऑफ समथिंग होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है दिमाग में कुछ स्ट्राइक करना। टू मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर तो नहीं होगा, क्योंकि एक आइडिया को ही बोलते हैं कि मेरे माइंड में क्रॉस कर गया है। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर सेकंड होना चाहिए और यही इसका होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्या है कि कुछ और भी दे सकता है, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, नॉट कप ऑफ माई टी मुझे नहीं पसंद, नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है कि नन ऑफ माई बिजनेस, दैट मीन्स आई डोंट लाइक इट। सो ऑफ नो कंसर्न फॉर समवन, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, बियॉन्ड वंस कॉम्प्रीहेंशन, सो नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, ये तो नहीं होगा। बाकी देखिए तीनों को इन्होंने कितना ज़्यादा शेकी कर रखा है। ऑफ नो कंसर्न फॉर समवन मतलब जो किसी के लिए ऑफ नो कंसर्न का रीज़न नहीं है, हालांकि कंसर्न आ गया तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। नॉट कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, जैसे आप बोलेंगे हिस्ट्री इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, साइंस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इस तरीके से। बियॉन्ड वंस कॉम्प्रीहेंशन, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है। आगे आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ।
आप लोग मत भूलिए देखना लेक्चर्स को, और अगर आपको पसंद आ रहा है सो आप हमारे और बाकी सारे लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दे आर लिटरली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स लाइक CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, फेज। सो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता देंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।